ये बुक का 3.62 और 3.63 सेक्शन है जो आज हमने डिस्कस करना है। और स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको लेकिन बुक से नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे ना आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ ना मैंने सिंपल करके ना अपने नोट्स बनाए, तो उधर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा सबको। तो सबसे पहले है कि टोइको यूजेस 3 ऑपरेशंस टू असेंबल 3 टाइप्स ऑफ टॉयज, जिसमें ट्रेन, ट्रक्स एंड कार्स है। तो यानी कि हमारे पास आउटपुट वेरिएबल जो है वो ट्रेन, ट्रक्स एंड कार्स है। इसके अंदर हमने मॉडल खुद ही बनाना है, तो साथ साथ आपको मॉडल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ट्रेन को हम x1 कह देते हैं, ट्रक को हम x2 कह देते हैं एंड कार्स को हम x3 कह देते हैं। उसके बाद उसने कह दिया द डेली अवेलेबल टाइम फॉर 3 ऑपरेशंस, जिसमें से उसने 430, 460 एंड 420 मिनट्स रिस्पेक्टिवली हमें उसने बता दिया कि जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो 430, 460 और 420 होगी। देन उसने कहा कि रेवेन्यू पर यूनिट, यानी कि रेवेन्यू से पता लग गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, वो होगा $3, $2 और $5। तो यानी 3x1 प्लस 2x1 2x2 प्लस 5x3 इसको हमने क्या करना है, रेवेन्यू है तो इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। द असेंबली टाइम्स पर ट्रेन एट द 3 ऑपरेशंस आर, उसने ये दे दिया रिस्पेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग टाइम्स पर ट्रेन, एंड उसने ये सारा यानी कि ये हमने इक्वेशन बना के दे दी उसने सिंपल। तो हमने इक्वेशन अब किस तरीके से बनाई है तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कहा था कि जो कि होगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। कहाँ से निकला, यहाँ से, कि यानी कि हमने ट्रेन, ट्रक और कार को हमने x1 x2 x3 लेट किया था, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। देन उसने हमें जो कहा हुआ है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ डिस्कस हुई है। तो उसके बाद ये था कि उसने हमने जो कांस्टेंट बनानी है उसमें सबसे पहले तो उसने कहा था कि 430 एक लिमिट होगी, लेस देन होगा, एक 460 से लेस देन होगा और एक 420 से लेस देन होगा, उसने हमें बताया हुआ था। रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि ट्रेन, ट्रक्स एंड कार्स, उसके रिस्पेक्टिव उसने बता दिया। तो सबसे पहले देखें तो ट्रेन का उसने क्वेश्चन दे दिया x1 प्लस 3x2 प्लस x3। अब लेस देन इक्वल टू किससे होगा, 430 से, क्योंकि पहले ट्रेन का उसने कहा हुआ था 430 हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। तो इसी तरीके से हम जो उसने हमें कार्स का दिया हुआ है 2x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 460। इसी तरीके से थर्ड वन x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 420 आ जाएगा। ये हमारे कांस्टेंट बन गया, और सारे वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। वो हमें एक कंडीशन लिख दी x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि हमारे सारे कांस्टेंट पॉजिटिव है, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव है। और राइट हैंड साइड पे यानी कि ये वाली वैल्यूज हमारी कोई नेगेटिव तो नहीं, अगर नेगेटिव होती इन केस तो आपने क्या करना था, उस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देना था। स्टेप 1 होता है हमारा कि हमने हमने जो इनइक्वालिटीज बनाई हैं उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग स्लैक का प्लस जो भी है आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आ रहे हैं तो ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया। देन हमने स्लैग वेरिएबल सारे में इंट्रोड्यूस करा दिए, क्योंकि सरप्लस की ज़रूरत नहीं, लेस देन इक्वल टू है तो स्लैग वेरिएबल आता है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई मसला नहीं होगा इस मॉडल में। x1 x2 x3 s1 s2 s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सारे पॉजिटिव है। बाकी अगर इसकी वर्किंग आप देखना चाहते हैं तो जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने हर लेक्चर के अंदर मैंने ये स्टार्टिंग में सारा कुछ कराया हुआ है, वर्किंग का किस तरीके से निकालते हैं, स्लैग कब आएगा, सरप्लस कब आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल कब आता है, बेसिक का किस तरह पता लगना, वो सारा कुछ। नेक्स्ट होता है कि हमने अब नॉन बेसिक कंसीडर करना है, यानी कि हमने क्या करना है, नॉन बेसिक उनको कंसीडर करना है जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन में दिए हुए थे। लाइक x1 x2 x3 हमें ओरिजिनली गिवन थे, इनको हमने नॉन बेसिक कंसीडर करना है, इनकी वैल्यू 0 पुट करनी है इस मॉडल में।
तो हमारे पास S1 S2 S3 की वैल्यू आ गई, जो कि ये है 430 460 420। कोई मसला नहीं कर रही। मतलब ये कि हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होते हैं, तो वो है हमारे पास S1 S2 S3, बाकी एज अ नॉन बेसिक डील होंगे। तो ये मैंने टेबल बनाया। बेसिक सबसे पहले तो जीरो आती है, टेबलर फॉर्म आप जानते हैं सारे। उसकी वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले के आएगा, तो फिर उसको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी S1 S2 S3 हमारे बेसिक वेरिएबल थे, वो बेसिक के कॉलम में आगे। बाकी अभी ये मैंने वैल्यूज फिल नहीं की, नेक्स्ट पेज पे मैंने फिल की है वैल्यू। हमारा इसके अंदर मकसद होता है कि हमने इसके अंदर करना है, हमने क्या कहते हैं अलजेब्राइक सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसके अंदर हमने क्या चीज़ें निकालनी होती है, डुअल प्राइस निकालना होता है, फिजिबिलिटी रेंज निकालनी होती है, ऑप्टिमलिटी रेंज निकालनी होती है। इससे पहले मैंने ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस कराया था, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें भी हमने सेम चीज़ें निकालनी होती थी, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट था। इसके अंदर प्रोसीजर डिफरेंट होगा। तो हमने अब डुअल प्राइस और फिजिबिलिटी रेंज निकाली, तो हमने क्या करना था कि D1 D2 D3 वेरिएबल हमने खुद से इंट्रोड्यूस कराने होते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। लाइक यानी कि इक्वेशन 1 में 430 प्लस D1 कर दिया हमने, 460 प्लस D2 कर दिया, एंड 420 प्लस D3 कर दिया, जो हमने मॉडल बनाया हुआ था यहाँ पे। इनके अंदर राइट हैंड साइड में प्लस कर दिया। ये किस लिए प्लस किया, ये मैं आपको बताता हूँ। सेम टू सेम टेबलर फॉर्म वाली ही वर्किंग है, बस थोड़ा सा ये है कि D1 D2 D3 वाला मैट्रिक्स अपेंड हो जाएगा। सेम वही बेसिक वेरिएबल का कॉलम बनेगा। बेसिक मैंने आपको बताया था S1 S2 S3 की नॉन एक्टिव वैल्यूज आई, उनको हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद जितने भी वेरिएबल वो सारे नोट डाउन हो गए। देन सोल्यूशन का होगा, देन रेशियो होगा। रेशियो किस लिए यूज़ करते हैं, पिवट रो सिलेक्शन के लिए। फिर हमने क्या करना कि हमने D1 का कॉलम बनाना है, D2 का बनाना है, D3 का बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो सकता है D4 भी आ जाए, D5 भी आ जाए। वो नंबर ऑफ इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 4 इक्वेशन होती तो D4 आ जाता, 5 होते तो D5 भी आ जाता। 3 थी इसलिए 3 D3 तक आया। तो हमने क्या किया कि सीधा नोट डाउन कर लिया, और वो आइडेंटिटी होगी 100 नीचे आ जाएगा, इसी तरीके 010 और 001 आ जाएगा। ओके। दरअसल अब आप गौर करें, ये जो मैट्रिक्स बना है D1 D2 D3 वाला, और ये जो हमारा बेसिक वेरिएबल्स के नीचे भी आइडेंटिटी बनती है, तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। ये बस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि D1 D2 D3 यहाँ पे आ जाएंगे, वरना जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, सेम है। बस ये है कि इससे परेशान नहीं होना कि भाई ये एक और मैट्रिक्स अपेंड हो गया तो वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग जो गौर नहीं ना करेंगे वो इसकी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, इस पे भी ऑपरेशन लगाएंगे। अगर कुछ थोड़ा सा ध्यान देना तो ये दोनों सेम है। जो इस पे ऑपरेशन लगेंगे वही सारे, मतलब कि अगर इस रो को हम पूरी रो को 2 से डिवाइड करें तो वो ये पूरी रो ही 2 से डिवाइड होगी। ये नहीं कि बस यहाँ तक ही डिवाइड करना है, ये सारा कुछ डिवाइड होगा। तो यहाँ यानी कि ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी सेम टू सेम यही आएगी, ये याद रखना। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इनिशियल वाला याद रखना है। लाइक इनिशियली देखोगे S1 S2 S3 है, तो उनके नीचे आइडेंटिटी है, तो आपने जब फाइनल स्टेप कर लोगे ना तो आपने S1 S2 S3 वाली वैल्यूज देखनी है। ये नहीं कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे तो बाद में बेसिक वेरिएबल्स तो रिप्लेस होते रहेंगे, यहाँ से कोई एंटर करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, तो एंड फाइनल आइट्रेशन में तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे कुछ और वेरिएबल आ जाएंगे। लेकिन आपने जो इनिशियली आपके पास है ना, इनिशियल स्टेप पे जो टेबल था उसमें जो आइडेंटिटी बन रही है, आपने बस उन्हीं को देखना है, यानी कि S1 S2 S3 को बस फाइनल में। तो उसी तरीके से मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो हम क्या कहते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू को एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो -5 है, पिवट कॉलम सेलेक्ट होगी, देन सोल्यूशन डिवाइड बाई पिवट कॉलम के एंट्रीज करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाती है। तो हमने सबसे मिनिमम रेशियो उठानी होती है, तो ये हमारे पास पिवट रो सेलेक्ट होगी। वही मतलब कि अब नेक्स्ट आइट्रेशन में x3 आ जाएगा x2 की जगह पे, और यहाँ पे इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 बना लेंगे, देन ऊपर 0 नीचे बना लेंगे। वो सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जितने भी आइट्रेशन चलेंगी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट फाइनल स्टेप लिखा है ताकि हमारा टाइम भी बचे, क्योंकि वर्किंग तो आपको आती है, आप पहले सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में देखते हुए आ रहे हैं। हर मतलब कि हर वीडियो में सेम ही वर्किंग है। टेबलर फॉर्म मेथड में भी लग रहा है, टू फेस मेथड में भी लग रहा है।
जिस क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में टेबुलर हर जगह यूज़र है, एम मेथड हो गया, टू फेज हो गया, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको याद तो होगी होंगी। तो ये मैं फाइनल स्टेप लिखा है, जिसमें ये है कि मैक्सिमाइजेशन है, तो उसमें होता था कि हमारे पास नेगेटिव नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ना हो, तो तब हमने रुक जाना, तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ये के क्वेश्चन में नहीं है, हम स्टॉप कर गए। बेसिक वेरिएबल हमारे पास इस टाइम है x2 x3 s3। ओके, अब आप देखें, मैंने आपको कहा था कि हमने इनिशियल वाला याद रखना कि S1 S2 S3 था, हमने फाइनल स्टेप में उन्हीं की कॉलम की वैल्यूज देखनी है। आप देखें S1 S2 S3, क्या पूरा जो है ना ये मैट्रिक्स सेम टू सेम यही मैट्रिक्स D1 D2 D3 का सेम वैल्यूज है, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी वही सेम टू सेम आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है, अलग से कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो इतना सा क्वेश्चन है, यानी सोल्यूशन से लेकर रेशियो वाला कॉलम तो इसका कोई नहीं होगा, खैर रेशियो वाला फर्क करा देना, उसकी जरूरत भी नहीं है, एलिमिनेट कर देना इसको, इसको अभी इग्नोर कर दो। सोल्यूशन से लेकर, यानी कि ये आपको नजर आ रहा होगा हायरार्की कैसा, यहाँ से लेकर ये जो है ना, इसको हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना, लाइक जी की क्या, जी इक्वल टू हम कर देंगे 3, यानी कि ये राइट हैंड साइड है ना, बेसिकली ये राइट हैंड साइड है, पूरी राइट हैंड साइड है। इससे सोल्यूशन से इधर ये सारी लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स है, ये सोल्यूशन और सोल्यूशन के राइट हैंड साइड पे जितना भी ये हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड कहलाती है। तो हमने क्या किया, जी इक्वल टू 1350 प्लस 1d1 प्लस 2d2 प्लस 0d3। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 100 प्लस 1/2 इंटू d1 माइनस 1/4 इंटू d2 प्लस 0d3। सिमिलरली x3 230 प्लस 0d1 प्लस d/2 प्लस 0d3, और इसी तरीके से s3 के हमने s3 इज इक्वल टू 20 माइनस 2d1 प्लस d2 प्लस d3, हमने ये इक्वेशंस बना ली। ओके, इसको बनाने का मकसद क्या था ये आपको आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि हमने डुअल प्राइस फिजिबिलिटी रेंज वगैरह निकालना, ऑप्टिमलिटी रेंज, उसके लिए यही चीज़ चाहिए होती है। नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमने निकालनी थी डुअल प्राइस। अब डुअल प्राइस क्या होती है, डुअल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो D1 D2 D3 के जी वाली रो में जो ऑप्शन है ना 1 2 0, इन्हीं को हम डुअल प्राइस कहते हैं, बस सिंपल ये था और कुछ नहीं है। अब ये देखें डुअल प्राइस, तो आप हमने इक्वेशन भी लिखी है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1350 प्लस 1d1 प्लस 2d2 प्लस 0d3। अब जो डुअल डुअल प्राइस क्या होगी D1 की, जो भी इक्वेशन 1 की अगर आपको हो, तो वो जो D1 के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन होगा ना, वो इक्वेशन 1 की डुअल प्राइस होगी। इसी तरह इक्वेशन 2 की है, वो क्या है, D2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो D2 की प्राइस है, डुअल प्राइस है। इसी तरह D3 के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास किसकी डुअल प्राइस है, इक्वेशन 3 की, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इक्वेशन 1 की जो डुअल प्राइस है वो है $1, मीन्स यानी कि ये D1 के साथ 1 था ना, मैंने टेबल से भी बताया था कि जी वाली रो के अंदर D1 का जो क्वेश्चन होगा वो इक्वेशन 1 का डुअल प्राइस होगी। इसी तरह ये इक्वेशन 2 की है, ये इक्वेशन 3 की, सिंपल वही चीज़ लिखिए कि $1 मीन्स इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 1 होगा इन D1 चेंजेस बाय जी। अगर हम जी की वैल्यू को $1 से बढ़ाएं तो हमारे पास जो जो D1 के अंदर चेंज आएगा ना वो +1 या माइनस होगा। इसी तरीके से हमने इक्वेशन 2 का बताया कि 2 उसकी डॉलर प्राइस आई है, डुअल प्राइस जो भी है, डुअल प्राइस $2 आई है। और इसी तरीके से इक्वेशन 3 की $0 आई, $0 इसका मतलब कि कुछ भी इतना चेंज नहीं होगा, सारा कुछ वही है। तो ये मैंने आपको डुअल प्राइस का एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि इतना तो समझ आ गया होगा। सिंपल है कि हमने मतलब कि कैलकुलेशन अप्लाई करनी, सेम वही मैट्रिक्स है, एंड पे जो D1 D2 D3 के ऑप्शन है ये डुअल प्राइस कराते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 के। अब हमने क्या करना है, अब फीसिबिलिटी रेंज निकालनी है। अब आप परेशान हो रहे हो वो किस तरह निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, कोई मसला नहीं है। ये इक्वेशन किस लिए हमने बनाई थी, इसलिए बनाई है। इसी इक्वेशन से मैंने आपको कहा था कि ये इनके को जो कोफिशिएंट है वही आपकी डुअल प्राइस है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब फीसिबिलिटी रेंज क्या करनी है, फीसिबिलिटी रेंज जो है ना वो किस तरीके से निकले, सॉरी वो इस तरीके से निकले कि जो हमने इक्वेशंस बनाई है x2 x3 s3 की, जी वाली को छोड़ के x2 x3 s3, इन ये जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है इनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, आपके पास फीसिबिलिटी रेंज निकल आई। वही क्या, x2 की जो इक्वेशन है 100 प्लस d1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 इंटू d2 प्लस 0d3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। इसी तरह x3 की जो इक्वेशन थी हमने ऑब्टेन की, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी तरह s3 की हमने कर दिया।
ये तो भाई बन गया मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आपने कर दिया, लेकिन एक रेंज होती है, यानी कि किस रेंज में लाया करना चाहिए वो किस तरीके से निकालने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब इक्वेशन वन है ना, आपने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन वन सॉरी हाँ, इक्वेशन वन निकलाएगी, ये इक्वेशन टू हो गई, ये इक्वेशन थ्री हो गई। इक्वेशन वन की आपने डुअल प्राइस तो आपने निकाल ली हुई है, यानी कि डी वन का जो कोफिशिएंट होता है जी के जी की इक्वेशन में डी वन का जो कोफिशिएंट होगा वो डुअल प्राइस होगा इक्वेशन वन की। अब उसकी फिजिबिलिटी रेंज निकालनी है, आपने क्या करना है, डी वन की अगर हमने फिजिबिलिटी रेंज निकालनी है ना, डी टू डी थ्री को हमने जीरो पुट कर देना है। वही क्या, टू फाइंड द फिजिबिलिटी रेंज ऑफ इक्वेशन वन पुट डी टू इज इक्वल टू डी थ्री इज इक्वल टू जीरो इन अबव इक्वेशन। तो जब आप एक इक्वेशन में आपने पुट नहीं करनी कि सिर्फ इसी इक्वेशन में पुट करना है, आपने इन तीनों इक्वेशन में पुट करनी है ये चीज़ें। तो जब आप डी टू डी थ्री इज इक्वल टू जीरो इन तीनों इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपके पास रेंज आएगी एक, लाइक एक्स टू वाली इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास डी वन बाई टू हंड्रेड बचा, हंड्रेड उधर जाकर माइनस हो गया, टू उधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी डी वन ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस टू हंड्रेड से। अब इक्वेशन थ्री के अंदर पुट किया तो ये आ गया टू थर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको इग्नोर कर देना क्योंकि ये कोई वैलिड नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें डी वन वेरिएबल होता था तभी हमें पता लगता कि डी वन से ग्रेटर देन आ रहा है या इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। एस थ्री के अंदर हमने पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 10 की। अब ये मैं वर्किंग में दिखा देता, 20 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 20। जब माइनस का साइन हम उधर यहाँ पे इनइक्वलिटी से मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके डी वन इधर रहा तो माइनस टू जब उधर जाकर मल्टीप्लाई तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा 10 आंसर आ गया। यानी कि अब हमारे पास दो रेंज आ गई, डी वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, सिंपल। तो हमने नोट डाउन कर दिया ये, यानी कि इक्वेशन वन यानी डी वन की जो रेंज होगी वो माइनस टू हंड्रेड से 10 होगी। इसका मतलब ये है कि डी वन की जो वैल्यू हमारे पास डुअल प्राइस है इक्वेशन वन की वो वन है, वो इसके इस रेंज के अंदर वैलिड रहेगी। इक्वेशन टू की अगर हमने फिजिबिलिटी निकालनी, हमें क्या करना, डी वन और डी थ्री को जीरो कर देना, डी वन और डी थ्री को जीरो कर देना, डी टू हमारे पास आ जाएगा। इन तीनों इक्वेशन से हम देख लेते हैं इसमें बहुत ही बड़ा पॉइंट है वो नोट करना। बाज़ औक़ात होता है कि आपको लोअर रेंज निकालते वक्त दो वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती है, या अपर रेंज निकालते वक्त दो वैल्यूज आ जाती है, तो फिर आपने कौन सी वैल्यू लेनी है वो भी इसी में बताता हूँ। जब आप डी टू डी वन और डी थ्री को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो डी टू इक्वेशन एक्स टू वाली में से आपके पास हंड्रेड माइनस वन बाई फोर इंटू डी टू आ जाएगा, तो ये कंप्यूटेशन करने के बाद डी टू जो होगा वो हमारा लेस देन इक्वल टू 400 हो जाएगा। एक्स थ्री के अंदर जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया डी टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस 460। जब एस थ्री के अंदर हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया वैल्यू डी टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20। अब देखें यहाँ पे डी टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 460 है, यहाँ पे डी टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20, यानी कि लोअर रेंज पे ना हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक माइनस 20 और एक माइनस 460। अब इन दोनों में से कौन सी लेनी है, आपने क्या करना है कि जब लोअर रेंज पे इस तरह का केस आ जाए कि माइनस 20 यानी कि दो वैल्यूज आ रही हैं, तो आपने हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ये मैंने लिखा हुआ है, वही टेक मैक्सिमम माइनस 460 माइनस 20। तो माइनस 20 और माइनस 460 में जो ग्रेटर देन है वो आ गया जो कि माइनस 20। तो डी टू की वैल्यू हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दी माइनस 20, और अपर रेंज पे एक ही वैल्यू थी जो कि 400 थी, तो हमने डी टू लेस देन इक्वल टू 400 कर दिया, तो ये हमारी रेंज आ गई। अगर इन केस अपर रेंज पे भी हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती, यानी कि 400 आ जाती और एक 450 आ जाती, तो फिर क्या करना था आपने उस केस में, करना था मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर बाउंड चूज करते वक्त हमने मिनिमम वाला ले लेना। अगर लोअर बाउंड पे जिस तरह अभी ये केस बना था माइनस 20 और माइनस 460 का, उसके अंदर हमने मैक्सिमम ले लेनी है। तो ये मैंने सारा नोट डाउन करे, यानी कि अगर अपर बाउंड पे यहाँ पे मसला आता, दो वैल्यूज आ रही होती है 450 और 400, तो हमने उसमें से मिनिमम वैल्यू ले लेनी थी जो कि 400 है। सिमिलरली हमने इक्वेशन थ्री की निकालनी है, तो हमने डी वन डी टू को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। एक्स टू के अंदर क्या होगा कि जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, कोई मतलब डी थ्री वेरिएबल नहीं आ रहा होगा, डी वन डी टू तो जीरो हो गए होंगे, डी थ्री भी नहीं आ रहा होगा, इसी तरीके एक्स थ्री में भी डी थ्री नहीं आ रहा होगा, यानी कि कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट वगैरह इस तरीके से अगर कोई सीन बनेगा तो वो इग्नोर कर देना। एस थ्री के अंदर हमारे पास डी थ्री आएगा जो कि ग्रेटर देन उसने कहा माइनस 20, तो ठीक है, हमने क्या कर देना, डी थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20 होगी और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, जब उसका अपर बाउंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास फिजिबिलिटी रेंज बन गई तीनों की। ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि जितना एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये है कि वो आपको कह सकता है कि अगर हम राइट हैंड साइड चेंज कर दें इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री की विद न्यू वैल्यूज 480 440 400, लाइक पहले जो थी ना वैल्यूज वो थी 430 460 420। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे उसने बताया था ना 430 460 420 जो अपर बाउंड होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी है 430 460 420।
अब उसने कहा कि इनको अगर मैं चेंज कर दूँ 430 को 480 से, 80 को 430 को 480 से, और 460 को मैं 440 से, और 420 की वैल्यू को मैं 400 से रिप्लेस कर दूँ, तो फिर क्या होगा? आपने क्या करना है कि तो आपने D1 D2 D3 की वैल्यू कंप्यूट करनी, जो कि होगी जो उसने अब दी है 480 माइनस जो आपकी प्रीवियस ओल्ड थी 430, उसमें माइनस किया 50 आ गया। 440 माइनस 460, प्रीवियस वाली 460 थी, माइनस 20 आ गया। 400 माइनस 420 का माइनस 20 आ गया। D1 D2 D3 की वैल्यू आ गई। हमने जो ये इक्वेशंस बनाई हुई थी ये तीनों इक्वेशन बनाई थी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना। इन वैल्यूज़ को यानी कि D1 की जगह 50 पुट किया, D2 की जगह माइनस 20, D3 की जगह माइनस 20। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी 130 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि इक्वेशन वैलिड है, सेटिस्फाई हो रही है, फीजिबल है। इस तरीके से 220 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फीजिबल है। अब यहाँ पे देखें माइनस 100 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, इनफीजिबल है, यानी कि ये जो उसने ये चेंजिंग का कहा 480 440 400 करने का, ये वैलिड नहीं है, ये हमारे मॉडल पे वैलिड नहीं है वो। तो ये हम उसका रीज़न लिख देंगे। अगर हाँ ये तो ठीक है कि ये वाली वैल्यूज वैलिड नहीं है। अगर वो कहता है कि D1 अगर आप, अब उसने डायरेक्ट आपको D1 दे दिया कि D1 30 ले लेते हैं, D2 ये ले लेते हैं, और D3 100 ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आपने सिंपल वही D1 D2 D3 की वैल्यू जो अभी मैंने इक्वेशंस दिखाई थी x2 x3 s3 वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली, ये वाली, इनमें पुट कर देंगे और देख लेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब लाइक जब उसने ये पॉइंट दिया तो ये इक्वेशन x2 88 ग्रेटर देन सेटिस्फाई फीजिबल है, 224 ग्रेटर देन फीजिबल है, 780 ग्रेटर देन फीजिबल, यानी कि तीनों सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। इसका मतलब D1 D2 D3 जो वैल्यूज है ना ये वैलिड है, ये हमारी रेंज में लाइक करें। देन हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देगा। देन जी यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने बनाया हुआ था उसके अंदर D1 D2 D3 की वैल्यू पुट करके हमने जी की वैल्यूज निकाल दी। अब जो हमारे पास रह गया है वो है ऑप्टिमलिटी रेंज, वो किस तरीके से निकालते हैं? कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने सिंपल वही करना है। अब हमने क्या करना है कि पहले जो इनिशियली हमने किया था ना कि हमने राइट हैंड साइड पे D1 किधर गया, ये D1 D2 D3 ऐड किया था राइट हैंड साइड पे। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना ओरिजिनल, जो क्वेश्चन में था हमारे पास, ये था -3x1 -2x2 -5x3। इससे पहले चले जाएं तो ये अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो ये था हमारे पास 3x1 + 2x2 + 3x3। हमने क्या करना है कि x1 के कोएफिशिएंट में का जो है कोएफिशिएंट जो है जो कि 3, इसके साथ हमने प्लस कर देना D1। इसी तरह x2 का जो कोएफिशिएंट इसके साथ प्लस कर देना D2, इसके साथ हमने प्लस कर देना D3। तो यही चीज़ मैंने ऑप्टिमलिटी रेंज में लिखी है। ऑप्टिमलिटी रेंज हमेशा इसी तरीके से निकलेगी। इसमें रिड्यूस कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही चीज़ होती है। जो मैंने आपको अभी बताया था वही किया हमने, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे था 3x1, तो हमने क्या किया कि x1 का जो कोफिशिएंट है 3 उसके साथ हमने कर दिया प्लस D1, इस तरीके से यहाँ पे प्लस D2 कर दिया, यहाँ पे कर दिया प्लस D3। अब क्या करना है कि सिंपल हमने वही टेबलर फॉर्म लगाना है। इसमें D1 D2 D3 का अलग से टेबल नहीं बनाना, हम टेबलर फॉर्म में लेंगे बेसिक वेरिएबल्स वही उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया था निकालने, सेम टू सेम वही आएगा, क्योंकि बाकी इक्वेशंस वही रही हैं। सिर्फ हमने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने किया है कि जो z का ओरिजिनल फंक्शन है ना उसमें बस ये चेंजिंग की है, उनके कोएफिशिएंट्स के अंदर हमने उनके कोएफिशिएंट में हमने वो कर दिया है कि D1 ऐड कर दिया, x2 में D2 ऐड। बाकी ये जो इक्वेशन है ना, ये जो आपने मॉडल बनाया था ये एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, यानी कि ये सारा कुछ सेम टू सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे z के कोएफिशिएंट में फ़र्क आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पे -3 -D1 हो जाएगा, -2 -D2 हो जाएगा, -5 -D3 हो जाएगा। बाकी ये वाला आपने मैट्रिक्स इग्नोर कर देना, बाकी सेम टू सेम वही वैल्यूज आएंगी, वही वेरिएबल आएंगे, वही रो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, सेम टू सेम जो आपने पहले कैलकुलेशन कर ली हुई है। तो अब आगे सेम टू सेम हमने नोट डाउन करें जो मैंने आपके पास -3D1 -2D2 -5D3, बाकी सारे एज टीज ही वैल्यूज कॉपी हो गई, सेम टू सेम वही है। अब यहाँ पे लोग परेशान हो जाएंगे, भाई जान D1 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू इतनी बड़ी आ जाए कि हम अब हमने क्या करना था, मैक्सिमाइजेशन का केस है, हमने वो कॉलम पकड़ना होता है जिसके नेगेटिव कोएफिशिएंट है, सबसे मिनिमम नेगेटिव कोएफिशिएंट है। तो -5 हमने -5 देखा था ना, ये उस टाइम नहीं था, -5 को देखे हमने ये पकड़ लिया था। अब भी हम यही पकड़ेंगे। आप यही करेंगे D1 D2 D3 को इग्नोर करके जो इनके साथ कोएफिशिएंट है उनको वैल्यूज को देख के आप पिवट कॉलम सेलेक्ट कर लें।
क्यों अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि भाई कुछ तो ये सोचेंगे कि भाई इग्नोर नहीं करते, क्यों करना इग्नोर। तो D3 की वैल्यू भी तो कोई होगी ना। अब D3 की वैल्यू फर्ज करेंगे अगर -5 से बड़ी आ गई, या सपोज करें कि D3 की वैल्यू आ गई -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया +1। तो फिर क्या करोगे? ये तो आप रिज्यूम करें, लेकिन असूलन ये है। अगर यही भी अगर आप इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं होते, आपको मैंने कहा था कि सेम टू सेम वही ऑपरेशन लगाने, रो ऑपरेशन, पिवट कॉलम, पिवट सिलेक्शन के, जो हम इससे पहले फिजिबिलिटी और डुअल प्राइस के लिए हम D1 D2 D3 वाला मैट्रिक्स अपेंड करके कर रहे थे। सेम टू सेम वही है। उसमें हमने x3 का पहले एंटेस किया। आप ऐसा करना कि आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना कि आइट्रेशन में इसमें मैंने कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, किसको मैंने एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट किया था, किसी वो तो खैर आपको नज़र ही आ जाएगा देख के कि आपने हाईलाइट तो किया होगा पिवट रो कौन सी, पिवट कॉलम कौन सा है, और कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई किया, वो आप रफ में लिख लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप सेम टू सेम वही ऑपरेशन उठा के इस पर आपने ये जो मैट्रिक्स बनाया ना विद जी न्यू कोफिशिएंट, इस पर अप्लाई करना है। तो मैं आपको आप वही किया, x3 एंटर हो रहा है, S2 हमारा लीव कर रहा है, तो वही सेम टू सेम ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो फाइनल हमारे पास लुक आएगी ना टेबलर फॉर्म की, वो ये होगी। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, और ये हमारे पास जी के ऑप्शन हो गया। x1 का ये ऑप्शन हमारे पास अपडेट होगा, x2 जीरो हो जाएगा, x3 भी जीरो हो गया होगा क्योंकि बेसिक वेरिएबल है, और x4 का जो ऑप्शन है 1+d2/2 हो गया, और x5 का ये ऑप्शन आ गया, x6 भी जीरो। और ये सोल्यूशन है 1350 प्लस D2 और D3 वाली इक्वेशन लिखी है। अब हमने क्या करना कि ये जो होगा ना x1 की जो रिड्यूस कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ये जो उसका कोएफिशिएंट है जी वाली रो में, उसका जो कोएफिशिएंट है वो रिड्यूस कॉस्ट कहलाता है। तो हमने नोट डाउन किया x1 का जो कोएफिशिएंट है वो ये है। इस तरह x2 का जीरो होगा, खैर उसको इग्नोर करते हैं। x4 का जो रिड्यूस कॉस्ट है वो 1+d2/2 आ गया, और इसी तरीके से x5 का भी रिड्यूस कॉस्ट हमारे पास ये आ गई। ये रिड्यूस कॉस्ट है। हमने तो निकालनी थी ऑप्टिमलिटी रेंज। अब यहाँ पे एक केस आता है भाई जब, अब यहाँ पे आपने देखना ऑप्टिमलिटी रेंज निकालते वक्त कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का है। यहाँ पे दो केस बनते हैं, दोनों मैंने केस इसमें डिस्कस कर दिए, आपको क्लियर हो जाएगा, अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टू सेम पीछे जितने भी वर्किंग केस सेम टू सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे फर्क पड़ता है ऑप्टिमलिटी रेंज निकालते वक्त मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के केस में। मैक्सिमाइजेशन का केस है, हमने क्या करना है, सिंपल इनको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का पुट कर देना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मिनिमाइजेशन का केस होता है, या इनको हमने लेस देन इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, इसको भी लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको भी लेस देन इक्वल टू जीरो, बस ये फर्क है और कुछ कोई फर्क नहीं है। वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। मैक्सिमाइजेशन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसलिए हमने वो वर्किंग शो कर दिए। मैंने क्या कहा था, मैक्सिमाइजेशन का केस है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर देना, जो भी हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट आई है, तीनों का हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गई बजट ऑप्टिमलिटी रेंज, सिंपल। अगर आप ये और मैंने नीचे बता भी दिया कि मिनिमाइजेशन का होता था, मैंने इनको लेस देन इक्वल टू जीरो पुट कर देना है तीनों। ये हमारी कहलाती है ऑप्टिमलिटी रेंज। यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं जो मैंने आपको बताई, आइट्रेशन वगैरह, फाइनल आइट्रेशन, जो भी आंसर आएगा। और हमारे पास ये टेबल बनेगा जो अपेंड हुआ होगा सेम टू सेम एज इट इज, वो ये यही बुक में अगर आप बुक भी देखेंगे ना तो अब आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो हाईलाइटेड है ये हमारे पास, मैंने कहा था D1 D2 D3 जो है ये डुअल प्राइस होती है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 रिस्पेक्टिवली, वही चीज़ यहाँ पे उसने बताई हुई है। देन उसके बाद यही चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी कि अगर वो कहता था कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ अगर मैं चेंज कर दूँ इतने से, तो क्या मेरा पास जो सोल्यूशन है वो फिजिबल रहेगा या नहीं। तो ये यहाँ पे ही सारा कुछ मैंने यहीं से उठाया है, अपने से कुछ नहीं लिखा, आपको समझा दिया इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ जी ये टेबल है, ये किस तरीके से obtain हुआ है। ये है कि उसने कहा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 लिखी है, डुअल प्राइस उसने कहा 1 2 0, जो भी हमारे पास मैंने कहा था ना D1 D2 D3 के जो ऑप्शन हो गए वो लिख दिया। फीसिबिलिटी रेंज हमने अभी कंप्यूट की थी, वो उसने इधर लिख दिया। मिनिमम उसने कहा, अब ये मिनिमम किस तरह निकला, करंट बेसिकली हमें पता है। करंट किस तरह पता है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में हमें जो इनिशियली हमें जो दिया हुआ था ना, वो उसने कहा था कि हमारे पास ये 430 है, उससे लेस देन होगा 460 420, तो हमने इसको एज अ करंट कॉलम डील कर रहे हैं। हमने क्या करंट कॉलम में हमने ये वैल्यू लिखी है। अब मिनिमम किस तरह है, 430 है, तो आपने क्या करना है कि जो लोअर रेंज है ना इसकी, उसको ऐड कर देना। -200 किया तो 230 आ गया, 440 के अंदर -20 किया तो यहाँ पे मिस्टेक है, 440 है तो -20 करना था, यहाँ पे 420 आना था, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये ज़रा देख लेना बुक में।
और सिमिलरली 420 यानी कि अब ये देखें यहाँ पे 420 था, -20 किया तो यहाँ पे 400 आ गया। ठीक हो गया। मैक्सिमम का किस तरह है वो है करंट वैल्यू प्लस कर देना जो अपर रेंज वाले वैल्यू होगी जो भी है। 430 प्लस 10 किया 440 आ गया। 440 पहले था, 400 किया तो हमारे पास 860 आ गया। यहाँ पे भी गलती है, इसने यहाँ पे गलती की है। खैर यहाँ पे आना था 440 प्लस सॉरी 440 प्लस 400 तो 860। यहाँ पे इसने 20 ज़्यादा किया हुआ, यहाँ पे इसने 20 यहाँ पे भी इसने 20 ज़्यादा किया, ये मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे 420 प्लस इन्फिनिटी तो वो अपना इन्फिनिटी ही आता है। ठीक हो गया। अब हमारा पास जो ऑप्टिमलिटी रेंज था ना वो हमारा सेक्शन 3.6.3 कहलाता था, जो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको ये दिखाना था कि वही सेम टू सेम हमने जी के क्वेश्चन को करना है। सिंपल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो ऑब्टेन हुआ है ये हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट कहलाती है। देन सिंपल ये मैंने आपको सारा बता दें कि ये हमारे पास ऑप्टिमलिटी रेंज ऑब्टेन हो गया। और अगर आप देखना चाहो कि ऑप्टिमलिटी रेंज आपने निकाली किस तरीके से, वो आप सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह, यानी कि ऑप्टिमलिटी रेंज निकालनी है आपके पास D1 D2 D3 है। आपने ऑप्टिमलिटी रेंज बेसिकली सारी इकट्ठी ही निकलती है, उसका कोई मकसद नहीं होता कि अलग अलग आप निकालो। तीनों इक्वेशन की एक ही इकट्ठी निकलती है। जिस तरह अगर आपने देखा हो ग्राफिकल के अंदर तो उसमें हम करते थे C1 और C2 करते थे, रेशो निकालते थे। तो ये जो है ना, ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू को साइन डालते हैं, ये हमारे पास ऑप्टिमलिटी रेंज निकलाती है सिंपल रिड्यूस को उसके बाद। अब उसने कहा कि भाईजान सपोज करें कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारा इनिशियली था जो हमने यूज़ किया इस क्वेश्चन में था 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। उसको हम चेंज करके कर देते हैं जी इज इक्वल टू टी 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3। ठीक है। देन तो हम सॉरी 6x3 होगा, 6x3 है ये 6x3। देन हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया D1 D2 D3 की वैल्यू निकाली। वो किस तरीके से, जो हमारे पास न्यू दिया माइनस ओल्ड कर दिया, 2 माइनस 3 D1 के आगे। इसी तरह इसका कोफिशिएंट माइनस x2 का कोफिशिएंट क्या ओल्ड, तो हमारे पास माइनस 1 और ये डी। हमने क्या किया, जो हमने ये जो रेंज बनाई थी ये वाला था ना मैक्सिमाइजेशन वाला केस था, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लिया। हमें देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए, देन हमारे पास इसका मतलब वैलिड है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास जी वाला था 1350 प्लस 100 D2 प्लस 230 D3 जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ था, ये कहाँ पे ऑब्टेन हुआ होगा, ये जो अभी हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया था यहाँ से ऑब्टेन हुआ था। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके जी की हम मैक्सिमम रेवेन्यू वाली वैल्यू निकालेंगे जो कि 1480 आई इस केस में। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें मैं ना आपको शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा कि एम मेथड या टू फेज मेथड या बाकी मेथड टेबलर हो गया, ये सारे अप्लाई किए बगैर आप किस तरीके से वैल्यूज़ का अंदाज़ा निकाल सकते हैं। जिस तरह डुअल प्राइस ग्राफिकल के अंदर मैंने कहा था कि आपको ग्राफ बनाना लाजमी है, वो बगैर ग्राफ के आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मैं उसमें डिस्कस कर दूँगा। छोटी ही वीडियो होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।